हाय गाइस, मैं शाश्वत साहू जय हनुमान बालिका इंटर कॉलेज सिठौली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मातृ दिवस है। सभी मित्रों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों को क्लास 9th के मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति, इसके बारे में पढ़ाऊंगा। संख्या पद्धति यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं नंबर ऑफ सिस्टम। हमारी मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ सिस्टम का बड़ा ही अहम भूमिका है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका नंबर ऑफ सिस्टम। नंबर ऑफ सिस्टम बड़े ही मेहनत से पढ़ेंगे। ये जो संख्या पद्धति है, इसको पढ़ाने के लिए मैंने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया है। 7 पार्ट में मैं पहले पार्ट में आप लोगों को संख्या पद्धति का परिचय बताएंगे और दूसरे पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 एंड पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 1.2, पार्ट फोर्थ में 1.3, पार्ट 5 में एक्सरसाइज 1.4, पार्ट 6 में एक्सरसाइज 1.5 एंड पार्ट 7 में एक्सरसाइज 1.6। इस प्रकार से हमने संख्या पद्धति को 7 भागों में इसको हमने डिवाइड किया है। आइए अब हम लोग पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसमें परिचय पार्ट फर्स्ट में हम लोग परिचय पढ़ेंगे। पहले नंबर सिस्टम का परिचय। इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं। पहला पॉइंट है इसका प्राकृतिक संख्याएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या वह संख्याएं जो गिनती के रूप में होती हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। जो गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 ... मतलब इनफाइनाइट तक। ये जो नेचुरल नंबर्स होगा ये 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा। जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होती है। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल किया जाता है तो वह पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ये देखिए, पूर्ण संख्याओं को W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें हमने 0 को शामिल कर लिया। 0 1 2 3 4 5 ऐसे मतलब इनफाइनाइट तक ये संख्या हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाती हैं। जो पूर्ण संख्याएं हैं और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो 0 के साथ मिलकर के क्या बनाती हैं? पूर्णांक बनाती हैं। इसे इस प्रकार से है इसका एग्जाम्पल। ये 0 1 2 3 4 5। जो 0 से दाहिनी साइड पर रहेगा वो पॉजिटिव संख्या होगी, मतलब धनात्मक संख्या, और जो 0 से बाईं ओर होगा वो होगा ऋणात्मक संख्या। ये इस प्रकार से है। 0 के दाहिनी साइड में ये है तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, और 0 की ये बाईं साइड में है तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे इधर जो है
डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी संख्याएं बढ़ाते चले जाएंगे इधर इसी प्रकार से। यह है पूर्णांक संख्याएं। अगला है अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? एक से बड़ी हुए प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो। ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। ये इसमें 2, 3, 5, 7, 11, 13 और भी संख्याएं हैं। ये जो 2 है ये एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं होगी, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। यहां पर एक मेन पॉइंट से 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। इसको माइंड में अच्छी तरीके से बैठा लेंगे कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और ऋण भी है। और इसमें यह भी रखेंगे यार कि जो पहली अभाज्य संख्या, मेन क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि 2 एक ऐसी पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? इसमें एक प्रश्न निकल रहा है कि यह पहली अभाज्य संख्या कौन है। तो इसमें 2 जो है ये पहली अभाज्य संख्या। इसमें हम लोग कभी कभी जो है विचलित हो जाते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं 2 को। तो 2 को इसको याद रखेंगे। जो 2 है वो पहली अभाज्य संख्या है। उसके बाद यह अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद ये भाज्य संख्या है। एक से बड़ी वही प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दूसरी तरीके से समझ लेंगे, ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी और भी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ऐसी कौन सी संख्या है? आइए देखते हैं। 4 एक से भी विभाज्य है और 2 से भी विभाजित हो सकता है और ये 4 से भी विभाजित हो सकता है, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगी। और जो 6 है ये भी 1 से, इधर देख लीजिए, जो 6 है ये 1 से भी हो जाता है विभाज्य और 3 से और उसके बाद स्वयं से, मतलब 6 से भी ये विभाजित हो जाता है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल करके आता है कि इसमें जो पहली भाज्य संख्या है, जो पहली भाज्य संख्या है वो 4 होगी। पहली भाज्य संख्या कौन सी होगी? 4 हो जाएगी। इसको याद रखेंगे, इसको कभी नहीं भूलेंगे। जो पहली भाज्य संख्या है वो 4 है। जिस प्रकार से इसमें पहली अभाज्य संख्या जो है यह 2 है और इसमें जो है पहली भाज्य संख्या क्या है? ये भाज्य संख्या 4 है। अब इसमें एक चीज और ध्यान से देखेंगे कि जो एक है, देखो हमको यहां पर कोई एक भाज्य और अभाज्य में कोई एक नहीं दिख रहा है, तो एक जो है इसको भी माइंड में बैठा लेंगे अच्छी तरीके से। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। आइए उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या है, यानी रेशनल नंबर क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये, जो ये महत्वपूर्ण संख्या है। ये जो हमारी परिमेय संख्या है बहुत महत्वपूर्ण संख्या है। रेशनल नंबर इसको बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। जब आगे हम चैप्टर को प्रारंभ करेंगे तो इन संख्याओं का यूज उसमें होगा, तभी हम अपने प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, तो परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां P और Q कोई ऐसी संख्याएं जो कि अभाज्य हैं। ये चीज, ये जो इसकी डेफिनेशन है ये है। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में हम लिख दे उनको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। बट इसका एक शर्त है, लेकिन इसमें क्या शर्त है? Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q जो है वो 0
नहीं होगा। इसमें जो ये शर्त है इसकी कि क्यू डज, ये लिखा हुआ है क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। इसके कहने का तात्पर्य यही है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, रेशनल नंबर को हम 8 से प्रदर्शित करते हैं, तो जो 2/5 है ये क्या है, ये परमेय संख्या है। इसमें क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें क्या है, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो है। और 1/5 भी परमेय संख्या है, -4 भी परमेय संख्या है। जीरो कौन सी संख्या, परमेय संख्या है। जीरो अपरमेय संख्या नहीं है। जीरो क्या है, परमेय संख्या है। इसको ध्यान में रखेंगे कि जीरो क्या है, ये परमेय संख्या हो जाएगी। जीरो क्या है, परमेय संख्या है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीरो अपरमेय है कि परमेय है, तो जीरो जो है वो परमेय संख्या है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये भी 4 भी है और 7/5 ये इसका उदाहरण है। उसके बाद हम लोग क्या, परमेय संख्या हो गया, उसके बाद देखेंगे अपरमेय संख्या। परमेय संख्या भी आप लोगों ने जाना। उसके बाद है अपरमेय संख्या। इसको जानेंगे अपरमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ऐसी संख्या अपरमेय संख्या कहलाती है। जिन उसमें था परमेय संख्या में कि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो अपरमेय संख्या ये कह रहा है कि इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब इसको भिन्न के रूप में हम नहीं ले सकते हैं। उसमें परमेय संख्या में था कि भिन्न के रूप में इसको हम लिख सकते हैं, और अपरमेय संख्या में है कि भिन्न के रूप में इसको हम नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इनको हम अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे ये जो पाई है, ये एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरमेय संख्या है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप अभी कहेंगे कि जो पाई का मान है वो परमेय संख्या, हाँ, पाई का जो मान है वो परमेय संख्या हो जाएगी। और ये जो पाई है ये अपरमेय संख्या होगी। इसमें पाई हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। इसे उदाहरण जिसको हम लोग P/Q के रूप में ना लिख पाए, तो ऐसी संख्या हमारी हो जाएगी, ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं मींस रियल नंबर्स। और सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। इसमें भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, जितनी भी संख्याएं इसमें आएंगी वो वास्तविक संख्या कहलाएगी। सभी संख्याओं का संग्रह, मेन पॉइंट्स इसमें कहेंगे बहुत छोटे शब्दों में, कि सभी संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। और आगे और भी है। अगला पॉइंट है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार। बहुत ही ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर के जो ये पढ़ाया जा रहा है इसको आप लोग समझिए, तब समझ पाएंगे। यह है वास्तविक संख्याएं और दशमलव प्रसार, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यह शांत दशमलव क्या है। जो शांत दशमलव में होता है, इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। इसमें क्या होता है, शेषफल जो हमारा होता है वो 0 हो जाता है। कि जैसे ये 1/2 है ये, और इसको हमने 2 का मतलब 2 से भाग दिया हमने 1 को, तो ये हमने इसको ये 1 कम है और ये जो भाजक है ये ज्यादा है, अधिक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद ये हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया। उसको डिवाइड करेंगे अब 2 से, तो 2 पंचे, ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब इसमें जो 0 है वो 0 आ गया, शेषफल इसमें क्या हुआ, 0 हो गया। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है। जो शांत दशमलव की स्थिति है इसमें शेषफल जो होगा वो 0 हो जाएगा। 1/2 जैसे है तो ये हो जाएगा, इसका भागफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
0.5 इसका आंसर आ जाए। तो ये इसका मतलब क्या है, ये शांत हो गया। अशांत दशमलव उसके बाद जानेंगे। अशांत दशमलव का दूसरा नाम एक है अनवसानी आवर्ती। अनवसानी आवर्ती के नाम से भी जान सकते हैं और अशांत दशमलव के नाम से जान सकते हैं, अशांत आवर्ती के नाम से भी जान सकते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। इसमें जो शेषफल होता है उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। कैसे पुनरावृत्ति होती है, जैसे कि 1/3 है ये, और इसको हमने 3 से भाग दिया 1 को, तो ये हो गया 3 त्रिका दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 1 आएगा। अब उसके बाद दशमलव हमने लगाया है ना, दशमलव हमने लगाया इसलिए 0 इसको और बढ़ा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। फिर यहाँ पर जैसे जैसे करेंगे, फिर यहाँ पर 1 आया है, यहाँ पर फिर हो जाएगा 10, इसको फिर 3 बार ले जाएंगे, इसलिए यहाँ पर जो है ये जो भागफल है ये इसका शेष की पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रहा है, ये शेष की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0.333 ये हो जाएगा। अब इसमें पुनरावृत्ति ही होगी, जितनी बार इसको हम 0 लगाएंगे उतनी बार इसको, तो ये 3 3 3 ये जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब पुनरावृत्ति की को लिख सकते हैं 3 के ऊपर बार, 3 के ऊपर बार। 0.3 इसका मतलब यह है कि 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसकी 3 की जो है वो पुनरावृत्ति हो रही है। अगला जानेंगे अनवसानी अनावर्ती, इसका दूसरा नाम है अशांत अनावर्ती कह सकते हैं इसको हम। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसमें क्या होता है, शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे कि ये √2 है, क्या है ये √2 है, और ये पाई है, इसमें जो है शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसमें जैसे रूट का मान होता है ऐसे 0.4142 ऐसे आएगा, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा अनवसानी अनावर्ती अशांत। अब ये आशा करता हूं कि जो आज हमने पढ़ाया है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, यदि आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।